दौर में नैब ने नोटिस भेजा था फजलुर रहमान को। फजलुर रहमान ने कहा कि हम कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर की तरफ मार्च करेंगे, तो उसी शाम नैब की वजाहत आ गई कि हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। अब वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं जनाब देव पर्चा। मुझे लगता है उन्हें जल्दी है मकबूल होने की, जल्दी है हीरो बनने की, और उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल बाल के वो हीरो बन जाएंगे। देखिए ये बात तो सबको समझ आ गई, तहरीक चलाओ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाओ और उसके नतीजे में कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, कुछ ना कुछ मकबूलियत आपके हिस्से में आ जाती है। जैसा कि अब अली अहमद कुर्स साहब को वकला तहरीक की सरबराही दे दी गई है और उन्होंने कहा जी ठीक है मैं इसे कबूल करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल छुट्टियों के बाद अब ये वकला तहरीक चलाएंगे, यानी पहले छुट्टियां गुजारेंगे और उसके बाद तहरीक चलाएंगे। तहरीकें ऐसे नहीं चलती होती, वकला तहरीक अगर चलनी होती तो पहले चल जाती। माजी में जो वकला तहरीकें चली हैं उसके पीछे पीपल्स पार्टी और PMLN ने और दीगर लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग की थी, बहुत सारा पैसा वकला को दिया गया था, और उसके अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से वकला की तहरीक को सपोर्ट किया गया था मुशर्रफ के खिलाफ, तो तभी वकला तहरीक जो है वो कामयाब हुई थी। अगर वकला तहरीक के पीछे एस्टेब्लिशमेंट या आलमी एस्टेब्लिशमेंट या पैसा खड़ा हुआ ना होता तो वकला तहरीक कभी भी कामयाब ना होती। ये वकीलों ने खुद से कभी कोई तहरीक बना के कामयाब नहीं की, मैंने तो नहीं देखी। मैंने तो एक ही बड़ी तहरीक देखी है, उस तहरीक के अंदर इन्हें एस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत थी, सियासी जमातों की भी हमायत थी और खुली फंडिंग थी। तो आप देखते हैं कि बगैर फंडिंग के और बगैर एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के पाकिस्तान के वकला कैसे खड़े होते हैं। जो खड़े होते हैं वो जेल चले जाते हैं। इंतजार पंजूथा देखे उन्होंने जबरी तौर पर लापता कर दिया था। फिर आप देखें अभी रज़ी ताहिर साहब तो आ गए हैं, अहमद फरहाद साहब अभी तक बंद हैं, कैद हैं। ये लोग हैं ना जो खड़े हो जाते हैं। ईमान मज़ारी, मारंग बलोच, हादी अली चट्टा, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खड़े हैं और वकला हैं और ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है, जेलों में बंद है। तो अगर जब अली अहमद कुर्स साहब पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे तो वो भी किसी जेल के अंदर बंद होंगे। ये वकला को कम से कम भी 10-15 हज़ार वकील कुर्बान करना पड़ेगा, जेलों के अंदर बंद करवाना पड़ेगा, फिर जाके कोई वकला तहरीक चलेगी। अदरवाइज मुझे वो चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। नाज़रीन, कश्मीरियों ने अपनी लिस्टें जारी कर दी हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने। ये काम वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करना चाहिए था, आज तक नहीं कर पाई। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि हमारे कौन कौन लोग शहीद हुए, किस तरह का डाटा आना चाहिए। डाटा देखें उन्होंने कैसे ज़बरदस्त तरीके से, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने 42 शोधा का डाटा जारी किया अपने, और इसी दौरान में सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी कि 11 लोग हमारे रावला कोट में शहीद किए गए, उन सब के नाम लिखे, आगे तारीखें लिखी कि जनाब इस तारीख को फ़लाँ फ़लाँ जगह पे हमारे लोगों को शहीद किया गया। ये रावला कोट का सारा इन्होंने डाटा दे दिया। बाग के अंदर 4 शोहदा हैं, रावला कोट में 11 शोहदा हैं, कोटली के अंदर 10 शोहदा हैं। मैंने आपको बताया था ना कोटली में बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ। ये 9 जून को जो वाक़या हुआ था, ये लगभग सारे लोग उसी तारीख को शहीद हो गए थे, 10 लोग, और ये 9 जून के ही सारे शोहदा हैं कोटली के। उसके बाद मीरपुर, यहाँ पे भी 4 लोग शहीद हुए हैं, पुलंदरी में 4 लोग शहीद हुए हैं, और हल्का बलोच यहाँ पे 9 लोग शहीद हुए और ये हाल ही में शहीद हुए। ये जो आखिरी एक लड़ाई हुई थी, मैंने आपको बताया था, बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस घेरे में आ गई थी, उसके बाद मसाजिद में ऐलान करके वहाँ से निकले हैं। तो ये 14 जुलाई का वाक़या था, तो यहाँ पे भी 9 लोग शहीद हुए। तो टोटल उन्होंने जो नाम बताए हैं, 42 अफराद के बाकायदा नाम जारी किए गए हैं कि ये लोग हमारे शहीद हो गए। अभी इंतज़ार कर रही है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, 4 दिन बाकी हैं, जो टाइम उनसे मांगा गया था 1 हफ्ते का, वो 4 दिन मुकम्मल होने के बाद फिर वो बताएंगे कि उनका अगला लायामल क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो एक नया खेल खेला गया है ना पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, कि जी हम अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसकी कीमत बढ़ाएंगे, तो इस फार्मूले के पीछे असल बात क्या है वो मुझे एक सोर्स ने बताई। उन्होंने कहा जी असल में हो ये रहा था कि इकट्ठी 15 रुपये 20 रुपये कीमत बढ़ानी पड़नी थी हमें, 30 रुपये 50 रुपये भी बढ़ानी पड़ सकती है हमें। तो जब इकट्ठी कीमत बढ़ाते हैं ना तो उससे आवाम के अंदर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, फिर कम हम कर नहीं पाते, क्योंकि पाकिस्तान में आसान तरीका ये नज़र आ गया है कि आप लोगों की जेबें काटें पेट्रोल में से, और वो जो जेबें आप काटें उससे आप अपना जो शॉर्टफॉल है उसे कवर करने की कोशिश करें, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब मामला ये है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे जब करेंगे ना तो 2, 3, 4 रुपये बढ़ा लिया करेंगे, 2 रुपये बढ़ा लिया, 3 रुपये बढ़ा लिया, 4 रुपये बढ़ा लिया। तो जब आप 2 हफ्ते के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 हफ्ते में लगभग 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। लेकिन क्योंकि वो रोज़ाना 2-3 रुपये करके बढ़ी होगी तो किसी को महसूस भी नहीं होगा। तो ये है जनाब नया फार्मूला कि गैर महसूस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए, और कभी भी ये खबर ना चले। तो हम एक और काम करते हैं ना, जितनी कीमत बढ़ेगी हम 10 दिन के बाद इकट्ठा रिपोर्ट कर देंगे कि जनाब पिछले 10 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ गई।
पिछले एक हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ गई, तो खबर इस तरह दे लेंगे। ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, इनके पास सोशल मीडिया का कोई तोड़ नहीं है। ये नहीं समझ सकते जो इनके साथ हो रही है और जो इनके साथ होने वाली है। ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं, और ये सारे उसके अंदर दफन हो जाएंगे, हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने पिछले माली साल में कितना कर्जा लिया, इसके हवाले से एक रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। एक तो जो चाइना से पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, जो 2025-26 के बीच में जो माली साल था उसमें जो कर्जा लिया एक साल में, तो चाइना से 16.2 अरब डॉलर के कर्जे पाकिस्तान ने लिए। अब ये इसमें रीशेड्यूल भी है और 1.7 अरब की रीफाइनेंसिंग भी है, और पाकिस्तान ने 16.2 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे हासिल किए हैं गुज़िश्ता एक साल के अंदर। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इतनी बड़ी मिकदार में जब आप कर्जे हासिल करते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ खड़ी होगी। और गुज़िश्ता माली साल में जो टोटल कर्जा लिया वो 27.2 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे पाकिस्तान ने हासिल किए, जिनमें चीन और सऊदी अरब के 9 अरब डॉलर के रोल ओवर्स भी शामिल हैं। इन कर्जों का बड़ा हिस्सा बजट, पुराने कर्जों की अदायगी और ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार रखने में खर्च हुआ। यानी कोई तरक्याती मनसूबा इन कर्जों से नहीं चला। यानी आप कर्जा लेते हैं ना, मुल्क को तरक्की देते हैं, जो तरक्की देते हैं उसमें से पैसे निकलते हैं, फिर आप कर्जा वापस कर देते हैं, वो चक्कर नहीं है। यानी एक आम आदमी, एक आम दुकानदार भी कर्जा लेता है तो वो कारोबार करता है, उससे पैसे बनाता है, कर्जा वापस उतारता है, मुनाफा अपने पास रखता है, अपने कारोबार को बड़ा करता है। तो मुल्क भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन हमने कर्जा जो लिया वो कर्जे उतारने के लिए लिया, या ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए लिया, या डॉलर को कंट्रोल करने के लिए लिया। तो हमने जो कर्जा लिया उसका सिर्फ 13% हमने तरक्याती मनसूबों पे खर्च किया, और 13% में भी आपको पता है आधा चला जाएगा कमीशनों के अंदर। तो पाकिस्तानियों पे क्या लगा, 5 से 6%, 7%। तो जितना पाकिस्तानियों के नाम के ऊपर कर्जा लिया गया उसका 10% भी पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च नहीं किया गया, इनकी नलायकियों के ऊपर खर्च हुआ। तो ये नादरीन इस वक्त सिचुएशन है। अब आ जाए जो बड़ी खबर है, ईरानी सफ़ीर का एक स्टेटमेंट आया, और प्रॉब्लम यह है कि जंगबंदी ख़त्म हो गई अमेरिका और ईरान के बीच में। अमेरिका आपने हुर्मुज़ को ज़बरदस्ती खोलना चाहता है, ईरान उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देता है, फिर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है। ईरान जो है वो वापस जितने भी अरब ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनके ऊपर अटैक करता है। ईरान ने इस मरतबा ज़्यादा अटैक किया है उर्दन पे। और उर्दन पे अटैक क्यों कर रहा है, अगर आप नक्शा देखें तो आपको समझ आएगा कि उर्दन ढाल है इसराइल की। यानी इसराइल से पहले बहुत बड़ा एरिया है उर्दन का। इसराइल जो भी मिसाइल पहुंचता है या जो भी ड्रोन इसराइल में पहुंचता है वो उर्दन से होकर पहुंचता है, और उर्दन की फिजा के अंदर 70%, 60% वो मिसाइल या ड्रोन तबाह कर दिए जाते हैं जो इसराइल के लिए जा रहे होते हैं। तो उर्दन ने हमेशा इसराइल के लिए एक ढाल का काम किया। अब ईरान उस ढाल को तोड़ने पे काम कर रहा है। ईरान ने इसराइल को कोई बम नहीं मारा, इसराइल के ऊपर कोई बड़ा अटैक नहीं किया, लेकिन उसके जो हमले हैं वो कुवैत के ऊपर, यूएई के ऊपर, और अब हाल ही में 4 महीने के बाद ईरान ने पहला हमला किया सऊदी अरब के ऊपर भी। यानी 4 महीने से कोई हमला नहीं किया था, अभी सऊदी अरब पे उसने अटैक किया है। तो कतर पे, कुवैत पे, यूएई पे, इराक पे, यहाँ पे वो अटैक कर रहा था, लेकिन उर्दन पे सबसे ज़्यादा हमले किए हैं। और जो वहाँ फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम लगे हुए हैं उर्दन में, उनको वो तबाह कर रहा है, ताकि कल को अगर वो इसराइल पे अटैक करे तो रास्ते में उसके मिसाइलों को या ड्रोन्स को रोका ना जा सके। अब जो ईरानी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की जो चंद माह की सालसी है ये 14 नकात पर मुश्तमिल एक याददाश्त थी, और इस पर इत्तफाक हुआ था। फैसला किया गया था कि मुज़ाकरात 6 माह बाद दोबारा शुरू किए जाएंगे। ताहम अमरीका ने इस मफाहमत की याददाश्त की शराइत के बरक्स मनमानी तशरीह की और आपने हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। जो मैदान में वो हासिल नहीं कर सका वो मुआहदे की आड़ में वो करने की कोशिश कर रहा था। तो ईरान ने जनाब इसको कबूल नहीं किया, और ये मफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी थी। अब अमरीका ने मफाहमत की याददाश्त की शराइत और बैनुल अक़वामी असूलों के बरक्स एक जंग का आगाज़ कर दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। आलमी बरादरी से ये तवक्को की जाती है कि वो इस जारहाना और लापरवाह इक़दाम की शदीद मज़म्मत करेगी। वैसे अभी तक पाकिस्तान ने या कतर ने अमेरिका की मज़म्मत नहीं की, लेकिन आप ये देखिएगा कि जो अरब ममालिक में ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, बहुत जल्द पाकिस्तानी मौलवी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो मज़म्मत करेंगे ईरान की कि आप अरब ममालिक में जो अमरीकी अड्डे हैं उन पे आप अटैक ना करें। अच्छा, वो भी अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों पे अटैक कर रहा है ईरान,
जो समंदर के अंदर अमरीकी बहरी बेड़े हैं उनके ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं किया गया, लेकिन ईरान ने वार्निंग जारी की है। तो देखते हैं कि आबना हुर्मुज़ पे कंट्रोल किसका रहता है। अमेरिका के लिए इज्जत बेइज्जती का मसला है, उनको खुलवानी पड़ेगी हर हाल में। उनकी प्रॉब्लम भी कोई नहीं समझ रहा, उन्हें हर हाल में आबना हुर्मुज़ को खुलवाना पड़ेगा। उनकी साख खत्म हो जाती है अगर वो ये नहीं करते। और ईरान वो काबू करके बैठा हुआ कि मैं तो नहीं इसको अब खोलने दूंगा। ईरान को एक ऐसी चीज़ मिल गई है, सोने की चिड़िया। वो समझ गया है कि ये है उसकी एक स्ट्रेटेजिक एक डेप्थ, यानी जहां पे कंट्रोल करके वो बड़े बड़े हमलों से और बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा सकता है। तो अब ईरान भी पीछे नहीं हटना, अमेरिका भी नहीं हटता, और हम सालिस के तौर पे छोटे मोटे सालिस से हम क्या कर सकते हैं, इंतज़ार ही कर सकते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।